अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे अवेलेबल हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ग्रेड 11 फोर्थ चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर नॉलेज 4.2 का लेक्चर नंबर 1। इस नॉलेज के अंदर जो किताब के मुताबिक मैंने एसएलओस को तरतीब दिया है, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो पहला एसएलओ है डिस्क्राइब physical properties of liquid such as evaporation, vapor pressure, boiling point, viscosity, surface tension। ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे पिछले नॉलेज में हमने सीखी हैं, तो जो हमने सीखा है अब उसको आगे अप्लाई करना है। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, और स्पेसिफिकली इवेपोरेशन को, वेपर प्रेशर को, बॉइलिंग पॉइंट को, विस्कोसिटी को और सरफेस टेंशन को। सेकंड एसएलओ है अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन करना है, स्पेसिफिकली खास तौर पे हाई सरफेस टेंशन, हाई स्पेसिफिक हीट, लो वेपर प्रेशर, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ देम। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे वाटर के अंदर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस करती है। सेकंड उसके बाद थर्ड एसएलओ है डिफाइन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेफिनेटली ये वाला एसएलओ ऊपर वाले एसएलओ से लिंक है। डिस्क्राइब हाउ हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इफेक्ट्स द पार्टिकल्स that make up of matter। अगला एसएलओ है outline the importance of heat of fusion in the study of glaciers and the ice sheet, particularly while studying polar ice caps। तो ये इस कंप्लीट नॉलेज के एसएलओस हैं, और अल्टीमेटली जो स्किल हमारे में डेवलप होगी, मैंने इसको किताब में मेंशन किया है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब and connect the physical properties of liquid which underlying molecular phenomena like hydrogen bonding. They need to apply their understanding of hydrogen bonding to explain why water exhibits specific thermal properties. Furthermore, students should calculate and interpret the molar heat of fusion and vaporization in various contexts. They must also analyze and explain the impact of heat of fusion on the structural integrity and the dynamics of glaciers and the ice sheets, enhancing their ability to engage with environmental studies and climate change discussion related to polar regions। मतलब ये हमारी अल्टीमेटली स्किल है कि हम इन सबको सीखने के बाद एनालाइज कर सकें अपने आसपास क्या हो रहा है। एंड पे देखेंगे इसको। शुरू करते हैं लेक्चर को। एज वी ऑल नो डैट, पहले आज का जो हमारा टारगेट है वो फर्स्ट एसएलओ है, जिसमें हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैंने नाम लिए, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। तो पर्टिकुलरली हम पहले विस्कोसिटी और फिर सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन, इन तीन प्रॉपर्टीज को आज के लेक्चर में फोकस करेंगे। कल फिर हम आगे इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी विस्कोसिटी। सबसे पहले आपके जहन में विस्कोसिटी से रिलेटेड क्या चीज आती है? मैं पहले एक सिमुलेशन से शुरू करूंगा और फिर हम इस पे आएंगे। तो सिमुलेशन की तरफ चलते हैं जी। लेट्स से स्टूडेंट्स, मेरे पास एक सिमुलेशन है, इसमें डिफरेंट फ्लो ऑफ स्पीड, विस्कोसिटी और डिफरेंट तरह के हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ, लेकिन हमने अपने एरिया ही में ही रहना है, केमिस्ट्री के एंगल से देखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। लेट्स से ये आप देख रहे हैं, यहां पर एक लिक्विड है, फ्लूइड आप इसे कह सकते हैं, लेकिन हम इसको फिलहाल एक चूंकि फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हम चूंकि केमिस्ट्री के एंगल से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से एक लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, और ये उसमें डिफरेंट तरह की टर्बुलेंस इसमें आप देख सकते हैं। ऐसा है कि मैं इसके अंदर इसकी फ्लो स्पीड को थोड़ा कम कर देता हूं, जो कि मेरे कंट्रोल में, बढ़ा भी सकता हूं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी विस्कोसिटी है, क्या है मैंने भी एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन मैं इसको चेंज करता हूं। लेट्स अगर मैं इसकी विस्कोसिटी को चेंज करता हूं,
तो विस्कोसिटी जब कम थी, थोड़ा इसका मैंने कलर कंट्रास्ट ज्यादा कर दिया ताकि आपको क्लियर नजर आए, तो जब इसकी विस्कोसिटी कम थी और जब इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो आपने क्या डिफरेंस फील किया? ये मैंने विस्कोसिटी ज्यादा कर दी और ये विस्कोसिटी कम कर दी, तो आपने क्या डिफरेंस फील किया? आपने वाज़ेह तौर पे फील किया कि जब विस्कोसिटी कम है तो फ्लो तेज है, और जब विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्लो स्लो हो गया है, कम हो गया है। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आप पानी को फ्लो करें और शहद को फ्लो करें, मतलब दोनों को आप गिरा दें, क्या ख्याल है आपका, क्या चीज ज्यादा फ्लो करेगी? ऑब्वियसली वाटर ज्यादा फ्लो करेगा और शहद कम फ्लो करेगा। अब आप इसको माइक्रोस्कोपिकली सोचें, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शहद जो है वो फ्लो कम करता है और पानी फ्लो ज्यादा करता है। अगर आप इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखें तो आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा होगा कि जो लिक्विड्स होते हैं वो जब फ्लो करते हैं तो उनकी जो लेयर्स हैं बेसिकली उनमें फ्रिक्शन होती है। अगर तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, फ्लो में कमी आएगी, फ्लो चीजें कम होंगी। और अगर फ्रिक्शन कम होगी तो फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन की तरफ चलूं, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो करने के लिए किसी भी लिक्विड में कितनी रेजिस्टेंस है वही उसकी विस्कोसिटी होती है। इट क्वांटिफाई द इंटरनल फ्रिक्शन between adjacent layer of fluids and they move relatively to each other. High viscosity indicate a thicker and slower flowing fluid, while lower viscosity correspond to thinner and faster flowing fluid. आपके सामने तस्वीरें हैं, आप इन तीन तस्वीरों में देख सकते हैं तीनों लिक्विड्स एक तरह का फ्लो नहीं कर रहे। अब जो लिक्विड कम फ्लो कर रहा है, मैं कहूंगा ये कम फ्लो कर रहा है, और ये ज्यादा फ्लो कर रहा है। जो ज्यादा फ्लो कर रहा है इसमें जो लेयर्स हैं बेसिकली पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन कम है, और यहां पे काफी ज्यादा फ्रिक्शन है जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट स्लो है। विस्कोसिटी ज्यादा है, इसकी विस्कोसिटी कम है। अब सर आपने आज से पहले कभी फ्रिक्शन का तो नाम ही नहीं लिया, आप तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं और आपने मुझे जरा समझाना है। मिसाल के तौर पे डियर स्टूडेंट्स, ये एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल और एक रस्सी है। रस्सी से मुराद यहां पर समझ लें कि ये एक रस्सी है जिसको जगह जगह से मैंने गिरा लगाई हुई है, ठीक है। और इसी तरह की एक और रस्सी है जिसको मैंने जगह जगह से गिरा लगाई हुई है। और अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं, रैप कर दूं, और रैप करने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इस रस्सी को इधर खींचना है और इस रस्सी को इधर खींचना है, तो आप थोड़ी देर बाद ही फील करेंगे जैसे ही आप इस रस्सी को इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, ये इनमें गिरा लग जाएगी और ये इतना मजबूती से एक दूसरे को पकड़ लेंगे कि इनको खोलना मुश्किल है। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है कि इनके अंदर जगह जगह पे आपने गिरा लगाई हुई है और उसकी वजह से ये रस्सी इंटैंगल हो जाएगी और इसमें जो फ्रिक्शन है पॉइंट्स, फ्रिक्शन पॉइंट्स भी क्या हैं, ज्यादा हैं। जब फ्रिक्शन पॉइंट्स इसमें ज्यादा हैं तो इनका स्लाइड करना क्या है, मुश्किल है। जब स्लाइड करना मुश्किल है तो उसका खुलना भी मुश्किल है। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो जाए तो समझ लें कि वो ज्यादा मजबूती से एक दूसरे को इंटैंगल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अटैच रख सकते हैं। तो इसीलिए उनमें फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी और उनके लिए फ्लो करना भी मुश्किल होगा। तो यहां जो नया लफ्ज आया फ्रिक्शन, आपने परेशान नहीं होना। आपने आइंदा के बाद फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्स मजबूत होगी फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, याद रखिएगा फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, विस्कोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल आपके सामने। इस टेबल में आप देख सकते हैं हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। रस्सी लंबी होती जा रही है, मतलब कार्बन कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। अब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स अगर आपने पढ़े हैं तो ये चीज आप अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल
जितना ज्यादा होगा LDF, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी। और जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी, अभी आपने पढ़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होने से फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और फ्रिक्शन के ज्यादा होने से विस्कोसिटी बढ़ेगी। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हेक्सेन टू डेकेन विस्कोसिटी की वैल्यू में इजाफा हो रहा है, विस्कोसिटी की वैल्यू में इजाफा हो रहा है। ये लास्ट वैल्यू में पॉइंट, ये एक्चुअल वैल्यू है 14.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है, इसको करेक्ट कर ले। तो ये लगातार फ्रिक्शन में इजाफा जो है, या लगातार विस्कोसिटी में जो इजाफा है, ये शो करता है कि टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो रही है, और उससे इनकी विस्कोसिटी में इजाफा हो रहा है। और विस्कोसिटी का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपने इसको MCQ के लिए भी तैयार रखना है। तो ये बेटा मैंने विस्कोसिटी के बारे में बात कर ली, मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, डेफिनेशन भी बता दी। अब कुछ हायर लेवल के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसको पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इसलिए जरूरी है कि हायर लेवल पे जब आप इन लफ्जों को सुने तो आपको परेशानी ना हो। दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, यानी दो तरह के आप लिक्विड्स को डील करोगे, न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ये क्या होते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो होते हैं whose viscosity remains constant regardless of the force applied. The flow in the linear manner under stress. They flow in a linear manner under stress. जैसे पानी में आप जितना मर्जी चम्मच मिक्स करें, पानी की विस्कोसिटी चेंज नहीं होती। मिल्क है, उसमें जितना मर्जी चम्मच मिक्स करें, स्ट्रेस जितना मर्जी अप्लाई करें, वो एक जैसी उसकी विस्कोसिटी रहती है। तो जितने भी न्यूटोनियल फ्लूइड हैं, वो सारे के सारे ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिसमें विस्कोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। दे फ्लो इन अ लीनियर मैनर अंडर स्ट्रेस। नॉन न्यूटोनियन क्या होते हैं? आर फ्लूइड्स whose viscosity changes when forces is applied, meaning they can be thickened or thin depending on the stress. Example है केचप, टूथपेस्ट, हनी को आप जितना जोर से ब्लेंड करेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा आपके लिए, जितना आराम से ब्लेंड करेंगे उतना आराम से। वो कॉर्न स्टार्च, जो कॉर्न स्टार्च होता है, यानी कि जो मकई का जो आटा होता है, उसको आप पानी में जब आप उसकी पेस्ट बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जितना उसको आप ब्लेंड करते हैं उतना वो हार्ड होता जाता है, ठीक है, इन वाटर। तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, वो तमाम के तमाम फ्लूइड्स जो हैं, वो स्ट्रेस अप्लाई करने पर अपनी विस्कोसिटी को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, स्ट्रेस अप्लाई करने से फ्रिक्शन बढ़ती है, स्ट्रेस अप्लाई करने से फ्रिक्शन बढ़ती है, और फ्रिक्शन के बढ़ने से इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है। और जबकि जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, उसमें स्ट्रेस अप्लाई करने से फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितने भी न्यूटन्स के रूल्स हैं, कवानीन है, उस पर फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया जाता। ये फिजिक्स जो पढ़ते हैं उनको इस चीज का अंदाजा होगा। तो जी, जैसे माइनस है, ऐसी तमाम चीजें जिनको ब्लेंड करें और ब्लेंडिंग हार्ड होती जाए, मुश्किल होती जाए, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हनी की है, वो सारे के सारे नॉन न्यूटोनियन है। और जैसे पानी है, दूध है, आप उसको ब्लेंड करें, वो उसका गाढ़ापन सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता, तो वो सारे के सारे न्यूटोनियन है, ठीक है। इसके अंदर का रीजन मैंने बताया कि जो न्यूटन है वो फ्रिक्शन के एब्सेंस में डिफाइन करता है तमाम चीजों को, तो ऐसे फ्लूइड्स जिस पर फ्रिक्शन का असर नहीं होता, वो भी न्यूटोनियन में फिर अप्लाई करते हैं। बहरहाल ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एसएलओ का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हायर लेवल पे जब भी आप फ्रिक्शन को डिस्कस करोगे या विस्कोसिटी को डिस्कस करोगे, तो ये चीज आपके काम आएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सरफेस टेंशन की तरफ। सरफेस टेंशन पे जाने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त सिमुलेशन दिखाना चाहता हूं, फिर मैं इस पे आऊंगा ये सरफेस टेंशन क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप Surface tension occurs because molecules of a liquid attract one another. The attractive force between similar molecules is called cohesive force. जी,
मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक ड्रॉपलेट नजर आ रहा है, पानी का ड्रॉप। क्वेश्चन ये है कि क्या आप फील करते हैं कि हर लिक्विड के ऐसे ड्रॉप बनेंगे? क्या आप ये फील करते हैं कि हर लिक्विड के ऐसे ड्रॉप बनेंगे? सेकेंडली, क्या आपने नोटिस किया कि आप अगर अपनी छत पे जाएं, आज अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना है, पेट्रोल जो गाड़ी से मोटरसाइकिल से निकालना है उसको आपने छत से नीचे फेंकना है, या आप अपने घर पे उसको आपने उसके अपने घर पे भी इसको कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं और एक तरफ से अपने पानी को थ्रो करना है। Surface. ठीक है जी। अब आपने नोटिस क्या करना है, अब आपने नोटिस क्या करना है कि जब आप पानी को फ्लो करोगे और पेट्रोल को फ्लो करोगे तो दोनों के जो बीड्स हैं, दोनों के जो ड्रॉपलेट्स हैं, क्या वो बनेंगे? पहले तो ये क्वेश्चन है आपसे जी। पानी के ड्रॉपलेट्स बनेंगे और पेट्रोल के भी ड्रॉपलेट्स बनेंगे। तो आपने घर पे सबसे पहले ये असाइनमेंट करनी है, दोनों को आपने थ्रो करना है और आप ये नोटिस करेंगे पानी के ड्रॉप्स बनेंगे, लेकिन जो ऑयल है उसके ड्रॉप्स नहीं बनेंगे, वो फ्लो। अच्छा, सेकेंडली, अगर आप पानी को जमीन पे फेंके और पेट्रोल को जमीन पे फेंके तो सवाल क्या है, कौन जल्दी फैलेगा, कौन जल्दी से ही जमीन को कवर करेगा? तो यकीनन इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो पेट्रोल। आप देखते हैं वो अचानक जमीन पे फैल जाता है और पानी भी फैलता है बट कम। क्या वजह है उसकी? सवाल अभी आप अपने पास रखें, इसका जवाब आप खुद देने की कोशिश करें एट द एंड ऑफ लेक्चर। अगर आप इसका जवाब दे देंगे, लेक्चर समझ आ गया। Surface tension occurs because molecules of a liquid attract. ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को गौर से देखें। अब इस ड्रॉपलेट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं किस तरह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक इनसाइड और एक ऊपर जो सरफेस के ऊपर है। क्या डिफरेंस है? जो इनसाइड मॉलिक्यूल्स हैं उस वो चारों तरफ से उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है, जबकि जो सरफेस के ऊपर ड्रॉपलेट है उसको इस तरफ से तो अट्रैक्ट किया जा रहा है, इनको बाकी मॉलिक्यूल्स तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपवर्ड ऊपर उसके कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो उसको अपवर्ड अट्रैक्ट करे। जबकि इस वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो उसको अपवर्ड भी अट्रैक्ट किया जा रहा है, डाउनवर्ड भी किया जा रहा है, लेफ्ट राइट हर तरफ से किया जा रहा है। इस मॉलिक्यूल के साथ ये नहीं हो रहा। अच्छा, सेकेंडली, अगर आप नोटिस करें, अगर वाटर मॉलिक्यूल को हम किसी शीशे पे रखें तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जो ग्लास है, शीशे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो अपनी फोर्स है, जिसको यहां पर जी, यहां पर डियर स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो अपनी फोर्स है हम उसको क्या नाम देते हैं? कोहेसिव फोर्स। और वाटर मॉलिक्यूल की ग्लास के साथ जो अट्रैक्शन डेवलप होती है, जो ब्लैक कलर के एरो से शो की है, वो हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक सवाल करना चाहता हूं। फर्ज करें, मान लीजिए कि अगर ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन, एक तो ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस की अट्रैक्शन दूसरी ये है। मान लीजिए कि ग्लास के मॉलिक्यूल्स की और वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन अगर ज्यादा होती, जिसको मैं एडहेसिव फोर्स कह रहा हूं, तो क्या होता? डेफिनेटली वाटर जो है वो ग्लास के साथ अगर ज्यादा अट्रैक्शन रखता है तो वो ग्लास के अलोंग फैल जाता, वो ग्लास के अलोंग फैल जाता। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होती तो वो ग्लास को बिल्कुल भी पसंद ना करता, और ग्लास को जब बिल्कुल नहीं पसंद करेगा तो वो आपस में इस तरह की शेप में आएगा कि वो ग्लास से नफरत करेगा। मैं सवाल पूछ, पत्तों के ऊपर पानी आपने कभी देखा हो क्या? पत्तों के ऊपर या गाड़ी के जो नई गाड़ी होती है उस पर वैक्स लगी होती है, उसके ऊपर कभी आपने वाटर ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व किया हो? क्या वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं? नहीं, वहां पे तो वाटर ड्रॉपलेट ऐसा फील करा रहे होते हैं, उनको नफरत है, यानी वो पसंद नहीं करते उस सरफेस को। इस फैक्टर को भी आपने ज़हन में रखना है, क्यों पसंद करते हैं, क्यों नहीं करते, ये तमाम सवाल अपने दिमाग में रखिएगा। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। Molecules of a solid surface and those of a liquid is called adhesion. जी स्टूडेंट्स, अब यहां पर जरा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। ये भी ग्लास है, वही ग्लास है, ये मरकरी मेटल, अक्सर इसको आपने ब्लड प्रेशर की मशीन में देखा होगा, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो कहते हैं इस बंदे का पारा हाई हो गया है, तो वो यही मरकरी है। ये भी टेबल पे पड़ा है और ये पानी भी टेबल पे पड़ा है। सवाल है कि इन दोनों की शक्ल में फर्क क्यों है?
ऐसा क्या है कि इसकी शक्ल ज्यादा राउंडेड है और पानी की शक्ल कम राउंडेड है? क्या फर्क होगा? यही सवाल मैंने आपसे किया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी वजह तलाश which करते हैं। depends on the magnitude of the adhesive force and the जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखा जाए, अगर इसके liquid are can. जी If this force is strong enough, the liquid जी अब अगर देखा जाए तो आप यहां पे देख रहे हैं कि इसके अंदर ये येलो एरो नजर आ रहे हैं ना, येलो एरो, इसके अंदर भी येलो कलर के एरो नजर आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स, येलो कलर के एरो किसको शो करते हैं? सरफेस टेंशन को। ये सरफेस टेंशन क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेस इसी चीज पे करता है कि आप अगर सरफेस टेंशन समझेंगे, तो अगर सरफेस टेंशन आपको समझ आ गया तो आप इस सवाल का जवाब हासिल कर लेंगे, क्यों मरकरी का ड्रॉप ऐसे है और क्यों वाटर का ड्रॉप ऐसे है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें हिंट देना चाहता हूं ताकि आप कल जब लेक्चर में आए तो आपको अच्छे से समझ आ सके। स्टूडेंट्स, सोचें जरा कि अगर मरकरी के ड्रॉपलेट की बात की जाए तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग है जो कि बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्लास के साथ। इसलिए मरकरी के अंदर मॉलिक्यूल्स ने फैसला किया कि वो आपस में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसको ग्लास से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, रेड कलर का एरो शो किया जा रहा है, ये शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अ मरकरी इन अ मरकरी, जो कोहेसिव फोर्सेस के नाम से मैंने बोला, फोर्सेस बिटवीन अ मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस बिटवीन मेटालिक कैटाइंस, यहां पर बहुत स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से ये इनवर्ड मूव करेगा और अपने आप को ही पसंद करेगा, किसी दूसरी सरफेस को पसंद नहीं करेगा। जबकि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस जो ग्लास के साथ हैं वो ज्यादा हैं। देखें, यहां ग्लास के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है और यहां पे रेड कलर का एरो शो कर रहा है इसकी ग्लास के साथ अट्रैक्टिव फोर्स इससे ज्यादा है। क्योंकि ये ग्लास के साथ अट्रैक्शन रखता है, प्यार मोहब्बत रखता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ग्लास सरफेस के साथ चिपकेगा, उसके साथ अपने आप को अलाइन करेगा, इसलिए इसकी सरफेस मरकरी की सरफेस से मुख्तलिफ है। और इसी वजह से अगर मैं किसी शख्स को कहूं इसको डिप करो, इसको तोड़ो, या इसको पिंच करो और इसको पिंच करो, तो यकीनन इसको पिंच करना मुश्किल है और इसको पिंच करना आसान है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहां से समझ आता है कि विद इन अ लिक्विड जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उसकी सरफेस में उतनी टेंशन होगी, उसको पिंच करना उतना मुश्किल होगा। जितनी फोर्स वीक होगी उसको पिंच करना उतना आसान होगा, उसकी सरफेस उतनी कमजोर होगी। इसी तरह अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, जो कि यहां शो तो नहीं हो रहा, लेकिन यू ऑल नो दैट पेट्रोल के अंदर वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं जिन्हें हमने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का नाम दिया था। इमेजिन, वाटर में तो उसे काफी हद तक स्ट्रांग है, लेकिन पेट्रोल के अंदर चूंकि वीकेस्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, तो पेट्रोल कभी भी इस तरह की बीड नहीं बनाएगा, बल्कि वो फ्लैट सरफेस के साथ यहां पे फ्लो करेगा, फ्लैट सरफेस के साथ यहां पड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल के जान नहीं है, अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो अंदर से कमजोर होगा और फैल जाएगा। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। spreads on the solid surface. जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें आपको दो तरह के कॉलम्स नजर आ रहे हैं, एक जिसकी इनवर्ड मूवमेंट है और एक जिसका इस तरह से है। अब आप मेरी बातों को जहन में रखें और इस सवाल का जवाब दें, क्यों इसकी जो ऊपर से कन्वेक्स मेनिस्कस है और इसकी कनकेव मेनिस्कस है, क्या वजह है आपको कि ये मेरे पास मरकरी है, इसकी कन्वेक्स मेनिस्कस क्यों है? वजह मैंने बताई, इसको ग्लास से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, इसको ग्लास से बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, इसकी आपस में मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इसने फैसला किया कि हमें ग्लास से कोई सरोकार नहीं है, हमें अपने आप में रहना है। तो इसलिए इसने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया, इसके मॉलिक्यूल्स ने इस तरह से अलाइन कर लिया कि ये आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ग्लास के साथ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रखेंगे। जबकि अगर आप यहां देखें तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ग्लास के साथ इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, रेड कलर का एरो शो कर रहा है यहां पर ग्रेटर अट्रैक्शन है ग्लास के साथ। सो ये ग्लास के साथ अपने आप को अटैच करेगा और ग्लास की सरफेस के साथ ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो है इट्स लाइक अ यू शेप।
और इसकी सरफेस जो है वो इन्वर्टेड यू शेप की तरह है, इन्वर्टेड यू शेप की तरह है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सिमुलेशन में आपको वजूहात समझ आ रही हैं। are stronger. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल, सवाल बड़ा अहम है। अब इन तमाम सवालों को ज़हन में रखें और मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये एक इंसेक्ट है, पानी के ऊपर खड़ा है, इट्स जस्ट लाइक अ स्किन, किसी जिल्द के ऊपर खड़ा हो और पानी में डूब भी नहीं रहा। अब यही कीड़ा अगर पेट्रोल पे खड़ा हो, क्या लगता है आपको, क्या वो ऐसे खड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं खड़ा हो सकता, वो पेट्रोल में डूब जाएगा। पानी में क्यों नहीं डूबता? क्योंकि पानी में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इट्स जस्ट लाइक, मैं इसकी डेली लाइफ से मिसाल देता हूं। आप चारपाई पे सोते हैं, चारपाई की रस्सी मजबूत है, आप चारपाई पे सोएंगे नहीं गिरेंगे। अगर चारपाई की रस्सी ही कमजोर है, आप लेटे आप गिर जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो निस्बतन मजबूत होती है, यू नो दैट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जबकि पेट्रोल के अंदर वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्स है, कमजोर है। इट्स लाइक अ बेड। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से सरफेस में टेंशन आती है, जिसको हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। डिटेल तो हमने इसकी कल पढ़नी है, आज सिर्फ एक टीजर दे रहा हूं आपको, एक वीडियो की मदद से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कैसे अलाइन करना है इसको हमने अपने एसएलओ के साथ, वो कल हम करेंगे। Could not run on the surface. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन दोनों को कौन कंट्रोल करता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इस एनिमेशन को आप 2-3 दफा दोबारा देखें, इसमें मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको नोट करें, आंसर तलाश करने की कोशिश करें। कल के लेक्चर में इन तमाम सवालों का जवाब भी मिलेगा और कल हमारा ये नॉलेज भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया है। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। ऑल क्लियर? थैंक यू वेरी मच।